हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई के जो जितने भी पेपर्स थे उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें आपका 2019 के जो 2019 के जितने भी पेपर थे उनका पेपर वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। और उसके आगे हम लोगों ने आपको बताया भी था और डिसाइड भी किया था आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पूरे एक एक रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यह आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो अपना रेलवे का पेपर है आरआरबी जेई का, तो हम सबसे पहले रेलवे इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का डिटेल्ड में सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आरआरबी जेई की, तो वो लोग जो है हमारी जो आरआरबी की बुक है, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो जो आरआरबी की हमारी बुक है, जो सिविल की गोली की हमारी आरआरबी की ये बुक है, ठीक है, आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं इसी बुक से आपको कराऊंगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा हैं। लगभग 2000 से लेकर के 2023 तक जितने ही पेपर आरआरबी में हुए हैं, चाहे वो जेई के हों, एसएससी के हों या डिपार्टमेंटल हों, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसका सारा वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं और वीडियो के थ्रू कवर भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग शिफ्ट T1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 165 है, जिसमें 10 फुल लेंथ हैं, 65 साइंस के हैं, 21 मैथ के और 40 जीके के हैं और 29 रीजनिंग के टेस्ट हैं। ये आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। बाकी शिफ्ट 2 के लिए भी हमारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 200 हैं, 10 फुल लेंथ होंगे, 125 आपके सिविल के होंगे और 65 टेस्ट नॉन टेक्निकल के होंगे। तो ये आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रेलवे इंजीनियरिंग में भी सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है क्या है, बेसिक ऑफ रेलवे एंड रेल जॉइंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द 52 kg/60 kg रेल्स। तो कह रहा है जो 52 kg रेल होता है और जो 60 kg रेल होता है, दोनों का रिस्पेक्टिवली आपको हाइट बताना है क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं रेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, एक बार समझिएगा इस चीज़ को, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा लेकिन आपको चीज़ें मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ किसकी, रेल्स की बात करता हूँ, ठीक है। जब रेल्स की बात करता हूँ, रेल्स तो सब जानते हैं। इसके यदि क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो इसके शेप के अकॉर्डिंग, इसके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं, पहला क्या आता है इसमें, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई करते जाते हैं। तो पहला आता है इसमें हमारा, इसमें आता है बुल हेडेड, ठीक है, बुल हेडेड, ठीक है, बुल हेडेड आता है। इसके बाद आता है आपका डबल हेडेड, ठीक है, डबल हेडेड। और इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा फ्लैट फुटेड, ठीक है, फ्लैट फुटेड। ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन हमारे रेल्स के बेसिकली होते हैं। अब इसमें से अब बुल हेडेड जो है, डबल हेडेड है, उसका फ्लैट फुटेड है। अब फ्लैट फुटेड में, ठीक है, आपके जो है स्पीड के डिज़ाइनिंग के लिए हमारे अब जो रेल्स का जो है वेट होता है उसके अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन है पर मीटर रेल लेंथ के लिए। पहला है आपका 52 kg, 52 kg रेल है, और दूसरा हमारा क्या है, 60 kg रेल है, ठीक है, 60 kg रेल है। अब चलिए इसके बारे में एक बार मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ, ठीक है, इन दोनों के बारे में और डिटेल में इनको देखते हैं। 1 सेकंड, आपको पहले से मैं फिगर भी लेते आया हूँ, जो फिगर नहीं है बुक में वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा 52 kg रेल सेक्शन और ये हमारा 60 kg रेल सेक्शन। अब ये आगे क्यों ऐसे होता है ये मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसको समझिएगा। एक तो जो हमारा ये हेड है, ठीक है, ये हमारा जो हेड है, इस हेड का आपका विड्थ पूछता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो 52 kg के लिए यदि बात करते हैं तो ये अपना कितना होता है, ये होता है 67 mm। ये याद रखिएगा, ये कितना होता है, ये हमारा ये होता है 67 mm, 67 mm। और हमारा 60 kg रेल के लिए जब पूछे तो 60 kg रेल के लिए हमारा कितना होता है, ये होता है 74 mm, 74 mm। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है इसके फ्लैट फुट, जो इसका फुट है, ठीक है, फुट के लिए भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपका फ्लूट जो फुट है उसका विड्थ कितना होता है, इसकी चौड़ाई पूछता है। यहाँ पर यदि मैं 52 kg के लिए बात करता हूँ तो ये होता है 136 mm, कितना, 136 mm, ठीक है, 136 mm। और यदि आपका 60 kg के लिए पूछे तो ये होता है 150 mm। तो ये दोनों याद रखेंगे, 150 mm। ऐसे ये हाइट पूछता है इसकी जो है, ये कितना हाइट होगी, ठीक है, ये भी आपको अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है,
ठीक है। तो ये आपको, ये यदि मैं बात करता हूँ इसके लिए 52 kg के लिए होता है 156 mm, कितना 156 mm। और इसके लिए यदि मैं बात करता हूँ, इसके लिए यदि मैं बात करूँ तो ये आपका टोटल कितना होता है, ये आपका 60 kg के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो ये होता है 172 mm, 172 mm। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, ये आपको पूछता है, इसका एलिवेशन ये ई पूछता है, ये कितना आएगा, ठीक है। इसकी लेंथ यदि फुट की बात करता हूँ, ठीक है, सॉरी हेड की, ये आपका आता है कितना 51 mm, कितना 51 mm, 51 mm। 52 kg में भी ये 51 mm होता है, और आपका 60 kg में भी ये कितना होता है, ये आपका 51 mm ही होता है, ठीक है, 51 mm। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, ये फुट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया इसका, ठीक है, फुट हो गया, ये आपका हेड हो गया। जो ये आपका जो फ्लेंज इसकी होती है, ठीक है, इसको ही पूछता है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई पूछता है आपको कितना आता है। तो इसकी चौड़ाई की यदि मैं ये बात करता हूँ, तो ये आपका यदि हम इसमें बात करते हैं किसमें 52 kg में यदि बात करते हैं तो ये होता है 15.9 mm। कितना होता है ये 15.9 mm। यह भी क्वेश्चन पूछता है। और 62 kg में यदि बात करते हैं तो 62 kg में ये जो होता है 62 kg में कितना होता है 16.5, कितना 16.5 mm। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब स्पीड से ही बनता है। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, यदि मैं 52 kg की बात करता हूँ, ठीक है, 52 kg की यदि बात करते हैं तो ये किस स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आपका स्पीड यहाँ पर जो होनी चाहिए 130 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यदि हम 60 kg की बात करते हैं, 60 kg का, तो ये इससे ज़्यादा 160 किलोमीटर पर आवर तक के लिए, 160 किलोमीटर पर आवर तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और वंदे भारत, कौन सा वंदे भारत की यदि बात करते हैं, ठीक है, वंदे भारत जो हमारा चल रहा है, वंदे भारत, तो वंदे भारत का जो हमारा रेल है, ठीक है, वो हमारा ये वाला है 60 kg रेल वंदे भारत के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हाई स्पीड का आपका रेल है, ठीक है। तो ये आप लोग हाई स्पीड ट्रेन के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो 52 kg रेल होता है, रियली में इसकी जो है पर मीटर जो लेंथ होती है, पर मीटर जो है इसका रियल में वेट कितना होता है, तो रियल वेट कभी कोई पूछ देता है। तो इसके लिए यदि मैं 52 kg के लिए बात करता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये होता है 51.89 किलोग्राम पर मीटर। और इसके लिए पूछता है 62 kg रेल के लिए पूछता है, तो 62 kg रेल की जब पूछे ये होता है 60.34 किलोग्राम पर मीटर। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। तो सारी इसकी डिटेल जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था आपका व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 52 kg। तो अभी मैं आपको बता भी दिया हूँ 52 kg के लिए हाइट कितना होता है, तो 156 mm, ठीक है, 156 mm। और आपका 60 kg के लिए 172 mm। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग बता दिया मैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें व्हाट इज द रेल सीट विड्थ ऑफ 52 kg रेल। तो 52 kg रेल के लिए आपका जो है रेल सीट जो है उसका विड्थ पूछ रखा है कितना होता है। अभी आपको क्वेश्चन बता कर आया हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में अभी मैं बता के आया हूँ। 52 यदि आपको अभी क्वेश्चन पे आते हैं, 1 सेकेंड, अभी आपको दिखा देता हूँ। 52 kg में आपका ये जो सीट है, मतलब फुट को सीट कह रहा है, इसकी 136 होती है, और 60 kg में कितनी होती है 150 mm होती है, ठीक है। तो ये आपको अभी बता के आया हूँ। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आपको सारी चीज़ें मैं बताते आया हूँ। 1 सेकेंड, हाँ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 52 kg और 60 kg दोनों के लिए पूछ रखा है। 52 kg के लिए 136 mm और 60 kg के लिए 150 mm। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में वहाँ पे बता दिया हूँ। तो अब जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हाट शुड बी फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए ब्रॉड गेज सिंगल लाइन ट्रैक, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो ब्रॉड गेज सिंगल लाइन ट्रैक होता है उसके लिए फॉर्मेशन विड्थ जो आता है वो कितना आता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है। जो आपका रेलवे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। इस टेबल को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, ये टेबल आप लोग रट लीजिएगा। 1 सेकेंड, ये टेबल जो है आपको लोग रटना है, ठीक है। ब्रॉड गेज के लिए पूछ रखा है, ठीक है। ब्रॉड गेज के लिए यदि मैं बात करता हूँ यही वाली टेबल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट यदि सिंगल के लिए बात करते हैं तो 610 सेंटीमीटर, और डबल के लिए कितना आता है 1082 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यदि मीटर गेज के लिए बात करता हूँ तो कितना आता है, 488 सेंटीमीटर आता है सिंगल लाइन के लिए। और विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट यदि बात करते हैं तो आपका डबल लाइन के लिए 884 सेंटीमीटर आता है। नैरो गेज के लिए यदि हम बात करते हैं तो मिनिमम विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट जो सिंगल लाइन के लिए आता है 370 सेंटीमीटर, और आपका जो है डबल लाइन के लिए आपका आता है 732 सेंटीमीटर। ये मिनिमम विड्थ ऑफ कटिंग में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, एम्बैंकमेंट के लिए बता दिया, कटिंग में ही पूछता है तो कटिंग में सिंगल के लिए आपका ब्रॉड गेज में 549 सेंटीमीटर और मिनिमम विड्थ आपका कटिंग डबल में तो 1021 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका यदि मीटर गेज में बात करते हैं तो 437 सेंटीमीटर सिंगल लाइन के लिए और 827 सेंटीमीटर आपका डबल लाइन के लिए। ऐसे ही नैरो गेज में बात करते हैं 335 आपका सिंगल लाइन के लिए और 701 सेंटीमीटर आपका डबल लाइन के लिए। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका व्हाट शुड बी द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए बीजी सिंगल लाइन ट्रैक। तो बीजी सिंगल लाइन ट्रैक के लिए कितना बताया, 610 सेंटीमीटर मतलब 6.10 मीटर, ठीक है, 6.10 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड और थीन फ्लेंज आर। कह रहा है जो मिनिमम थिकनेस होता है स्टैंडर्ड के लिए और थीन फ्लेंज के लिए आपका कितना होता है। अब यहाँ पर अच्छा फ्लेंज क्या होता है, कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी फ्लेंज क्या होता है रेलवे में। चलिए एक बार फ्लेंज में आपको फिगर के थ्रू, इसलिए मैं फिगर रखा हूँ कि आपको फ्लेंज दिखा दूँ। ये जो होता है ये पार्ट जो होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फ्लेंज। क्या होता है, ये आपका फ्लेंज होता है, ठीक है। ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं फ्लेंज ऑफ रेल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं इसलिए फिगर रखा हूँ कि आपको चीज़ें फिगर से क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो फिगर से आपको बता दिया मैं। चलिए 1 सेकेंड, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका मिनिमम थिकनेस, यदि स्टैंडर्ड फ्लेंज के लिए यदि मैं बात करता हूँ, स्टैंडर्ड के लिए कितना होता है ये थिकनेस, ये आपका 28 mm स्टैंडर्ड के लिए होता है 28 mm, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ थिन फ्लेंज के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका 20 mm होता है, कितना 20 mm। तो ये भी आप लोग डाटा बेस्ड क्वेश्चन रेलवे से बहुत आते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 28 और आपका जो है कितना 28 और 20 mm, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर सी दे रखा है, मैं इसको सही करा दूंगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ सेफ्टी रिफ्यूजेस इन टनल इज। तो सेफ्टी रिफ्यूजेस के लिए टनल में कह रहा है जो मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं वो कितना होता है, 50 mm, 60, 50 आपका 75 मीटर, 100 मीटर या 150 मीटर, ठीक है। कभी कभी टनल से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम नहीं आता है। तो मैं टनल का जिनको प्रॉब्लम होगा तो गुप्ता एंड गुप्ता का मैं क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ, टनल वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो इंडियन रेलवे है परमानेंट मैनुअल जो आपका पैरा 220 उसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा आपका ट्रॉली रिफ्यूजेस के लिए टनल में वो आपका 100 मीटर होगा। कितना, 100 मीटर होगा। तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कितना होगा, 100 मीटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है रेलवे बोर्ड द अपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज सिचुएटेड एट। कह रहा है जो रेलवे बोर्ड का जो मेन बॉडी है जो रेलवे मिनिस्ट्री का वो कहाँ पर है आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में। तो जो हमारा रेलवे बोर्ड का जो एपेक्स बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिस है वो आपको कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और ये कब बना था, ये आपका 1905 में ये आपका बना था। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन बीजी सिंगल लाइन मिनिमम विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इन न्यू लाइन शुड बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, ये अलग है, वहाँ पे क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन विड्थ था, लेकिन ये आपका किससे क्वेश्चन है, एम्बैंकमेंट, मिनिमम विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट पूछ रहा है। वो आपका न्यू लाइन के लिए कितना रखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं न्यू लाइन के लिए तो आपका ब्रॉड गेज में सिंगल लाइन में, ठीक है, आपका 7.85 मीटर रखते हैं और 13.15 मीटर रखते हैं किसमें, डबल लाइन में। मीटर गेज में रखते हैं कितना, 5.49 मीटर आपका सिंगल लाइन के लिए और 9.15 डबल लाइन के लिए। नैरो गेज के लिए यदि बात करते हैं 4.27 मीटर हम सिंगल लाइन के लिए लेते हैं और 7.32 मीटर लेते हैं किसके लिए, डबल लाइन के लिए। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि बीजी के लिए ब्रॉड गेज के लिए पूछ रखा है क्वेश्चन, 7.85 मीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द रियर व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ फ्रंट व्हील, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि यदि आपका जो रेलवे ट्रैक है उस पर जब आपका जो रियर व्हील है, रियर में मतलब आगे का जो व्हील है वो आपका जो है
जो पीछे वाला जो जो पीछे का आपका रेयर मतलब पीछे वाला जो है जो फ्रंट व्हील है, यदि उसके पाथ को सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा तो ये फिनोमिना क्या कहलाती है। तो जब भी आपका कभी कर्व आता है, ठीक है, जहाँ पर कर्व वगैरह आता है वहाँ पर क्या होता है, कर्व वगैरह पर क्या होता है कि आपका जो मिनिमम जो आपका जो है जो रेयर व्हील होता है, ठीक है, वो फ्रंट व्हील जो चलती है जो आगे की व्हील होती है उसके पाथ को क्लियरली सेम फॉलो नहीं करता है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम ऑफ ट्रैकिंग। क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैकिंग। तो जब आपका जो है रेल चल रही है और या रेलवे या आपका हाईवे में भी जब कर्व्स आते हैं, टर्न आते हैं जहाँ टर्निंग होती है, वहाँ पर क्या होता है, व्हीकल का जो डायमेंशन होता है वहाँ पर टर्निंग के लिए हमको पहले से पता भी होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे हम टर्निंग डिजाइन भी करते हैं वहाँ पर कर्व्स वगैरह। तो वहाँ पर जो आपका जो रेयर व्हील होता है वो फ्रंट व्हील के पाथ को जो है फॉलो नहीं करता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अपना ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैकिंग। कोनिंग ऑफ व्हील, एक्स्ट्रा वाइडनिंग वगैरह ये आगे आएगा क्वेश्चन, मैं वहाँ पर आपको डिटेल्ड में चीज़ें और भी बता दूंगा। तो यहाँ पर समझिए ये ऑफ ट्रैकिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कोनिंग ऑफ ट्रेन व्हील इज डन फॉर द पर्पज ऑफ। कह रहा है जो कोनिंग करते हैं अपने रेलवे ट्रैक का वो किस पर्पज के लिए हम कोनिंग करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं कहा था ना क्वेश्चन आएगा जैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील आ गया क्वेश्चन। अब एक चीज़ समझिए कोनिंग ऑफ व्हील के बारे में। ठीक है, अच्छा हम कोनिंग ऑफ व्हील जो करते हैं उसको क्यों करते हैं, पहली बात। अच्छा एक बार मैं फिगर से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। फिगर में बता देता हूँ आपको कोनिंग ऑफ व्हील की। ठीक है, यहाँ पर दो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, दो चीज़। एक तो हम क्या करते हैं अपनी जो रेल है उसको टिल्ट करके रखते हैं किसमें, 120 पर। और दूसरा हमारी जो व्हील होती है उसको फ्लैट व्हील नहीं रखते, हम कभी फ्लैट नहीं रखते, इसकी कोनिंग ऐसे स्लोप प्रोवाइड करते हैं 120 की। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि हम इनवर्ड स्लोप, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम इनवर्ड स्लोप आपका जो है 1:20 का प्रोवाइड करते हैं। ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, पहली बात तो हमारा जब रेलवे का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जब रेलवे मूव करती है तो वहाँ पर लेटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब लेटरल मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जो हमारी व्हील, दो चीज़ें, एक तो पहली चीज़ हमारी जो ये व्हील फ्लेंजेस हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर जो मूवमेंट होगा। अब यदि मान लीजिए फ्लैट होगा, यदि इसको हम फ्लैट रखते हैं, ठीक है, फ्लैट होगा तो रबिंग होगा सरफेस पे, जो सरफेस होगा रनिंग एज होगा उस पर रबिंग होगा और ये जल्दी आपका घिस जाएगा। मतलब यहाँ पर इसके क्रैक होने या इसके जो है यहाँ पर डिटोरिएट होने का जो है यहाँ पर चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए इसकी हम कोनिंग करके प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात ये क्या करता है कि आपका जो लेटरल मूवमेंट व्हील एक्सेस का जो व्हील एक्सल, ये व्हील एक्सल है, तो व्हील एक्सल पे जो आपका लेटरल मूवमेंट आइदर साइड और आइदर साइड, ठीक है, दोनों साइड में जो लेटरल मूवमेंट होता है उस लेटरल मूवमेंट से क्या होता है पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, और आपका वियर टियर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, तो आपका जो स्लीपिंग है वो भी बढ़ सकता है आपका। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, व्हील की कोनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और स्लीपर की एडजिंग भी करते हैं। तो स्लीपर को जो है जब हम टिल्ट कर रहे हैं ऐसे जो है 1:20 का जो रेशियो के स्लोप पर जब हम स्लीपर को ऐसे रख रहे हैं इसको हम कहते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एडजिंग ऑफ स्लीपर। और ये हमारा क्या रहा, कोनिंग ऑफ व्हील, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, 1 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा था आपका कोनिंग ऑफ ट्रेन व्हील इज डन फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज, नो, ये आपको गलत दे रखा है। कह रहा है फॉर रिड्यूसिंग द सेल्फ वेट ऑफ द व्हील, ये भी गलत दे रखा है। इनेबलिंग द ट्रेन व्हील्स टू कवर डिफरेंट डिस्टेंसेज अलोंग द इनर एंड आउटर कर्व्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, वही अभी बताया कि इसमें क्या होता है, जो ट्रेन व्हील्स हैं वो डिफरेंट डिस्टेंसेज को इनर और आउटर कर्व्स पर जो आपका फ्लेंज है, ठीक है, उसके लेटरल मूवमेंट जब होता है तो वहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंसेज को कवर कर लेती हैं। ठीक है, जिससे वियर एंड टियर के चांसेस वगैरह जो है आपके कम हो जाते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लीपिंग वगैरह के चांसेस भी कम हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वेव थिकनेस ऑफ 52 kg रेल इज, कह रहा है 52 kg रेल के लिए वेव थिकनेस क्या होती है। अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कितना होता है, 15.5। ठीक है, कितना 15.5 mm होता है। मैं डिटेल वहाँ बता चुका हूँ तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं 15.5 mm आपकी वेव थिकनेस होती है। चलिए एक बार फिगर दिखाई देता हूँ आपको कि आप लोग वेव थिकनेस का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पर वेव थिकनेस से क्वेश्चन पूछा है, ये रहा आपका, सॉरी 15.9 बता दें, 15.5 होता। ठीक है, और 16.5 इसके लिए होता। तो ये आपका वेव थिकनेस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में बता चुका हूँ इसको।
कितना हो गया यहाँ पर 15.5, ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 15.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है रेल रिन्यूअल बिकम्स ड्यू व्हेन द कोरोजन इन वेव एंड फुट एक्सीड। कह रहा है कि जब आपका जो है रेलवे के जो फुट है, जो आपका रेल्स हैं, उसके जो वेव और फुट हैं वहाँ पर कितना कोरोजन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रेल की रिन्यूअल करते हैं। तो जब भी आपका कोरोजन जो होता है 1.5 mm वेब में हो जाएगा या फुट में हो जाएगा, तो इस क्राइटेरिया के बाद हम क्या करते हैं, रेलवे रिकमेंड करता है कि हमें अपने रेल को रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है, रेल की रिन्यूअल करनी पड़ती है। सही ऑप्शन क्या होगा 1.5 mm, ये आपका याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉर्मेशन विड्थ फॉर बैंक फॉर डबल लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इज। क्या जो फॉर्मेशन विड्थ होता है बैंक का डबल लाइन रेलवे जो होता है ब्रॉड गेज रेल लाइन होता है, फॉर्मेशन विड्थ आपका बैंक के लिए कर रहा है, ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन विड्थ किसके लिए कर रहा है, बैंक को जोड़ के कर रहा है, बीजी के लिए। तो रेलवे रिकमेंड इसको करता है आपका ब्रॉड गेज के लिए 12.15 mm जो है बैंक के लिए आपका रेलवे जो है आपका रिकमेंड करता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 12.555 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कितना है 12.155 मीटर है ना, ओके 12.155 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन परमानेंट वे ब्लास्ट इज। कह रहा है जो परमानेंट वे होता है उसमें जो ब्लास्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ब्लास्ट हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। परमानेंट वे में हम ब्लास्ट ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्लीपर्स टू फॉर्मेशन, कह रहा है कि लोड का जो स्लीपर से फॉर्मेशन पर ट्रांसफर होने के लिए, प्रोवाइड्स एन इलास्टिक बेड टू द ट्रैक, का ट्रैक को एक इलास्टिक बेड प्रोवाइड करने के लिए, ये प्रोवाइड्स ए ड्रेनेज ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक होता है उसको ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए, ऑल ऑफ द एबव। अब यदि मैं बात करता हूँ, देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो रेल्स होते हैं, रेल्स के नीचे क्या होता है हमारा, रेल्स के नीचे हमारा जो स्लीपर्स प्रोवाइड करते हैं, और स्लीपर्स पे नीचे हम कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कुशनिंग किसकी प्रोवाइड करते हैं, ब्लास्ट एंड सबग्रिड की कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ब्लास्ट क्या करता है, यदि हमने ब्लास्ट प्रोवाइड किया, ये क्या करेगा, तो ब्लास्ट एक तो पहला काम क्या करता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो रेल इस पर अब रेल है, ठीक है, इस पर ट्रेन आपकी आएगी, तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर जो है ये शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करता है आपका, डिफरेंट इसे वर्क हैं, ठीक है, आपको समझिएगा। ब्लास्ट का पहला काम क्या है कि ये आपको मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज में आता है। ये क्या करता है कि आपके जो लोड होते हैं, जो आपके लोड जो आते हैं स्लीपर्स पे, ठीक है, उसको लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। इसके कारण जो एक्सेसिव प्रेशर होता है उसको प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन विड्थ पे आने से। दूसरा, ब्लास्ट क्या करता है, जो आपका रेन वाटर होता है उसको क्विकली ड्रेन आउट होने के लिए अलाउ करता है, जिससे वाटर लॉगिंग वगैरह जो है, इरोजन आपका जो है रेल जो ट्रैक बेड होता है उसका इरोजन से भी आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये कुशनिंग का काम करते हैं, जो कि वाइब्रेशन और शॉक को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि पहला ऑप्शन ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। इलास्टिक बेड ऑफ द ट्रैक प्रोवाइड करता है, ये भी सही बात है। और आपका ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, ये भी, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रेल ज्वाइंट सपोर्टेड ऑन ए सिंगल स्लीपर इज नोन एज। कह रहा है कि रेल ज्वाइंट जो सिंगल स्लीपर पे, किस पे, सिंगल स्लीपर पर सपोर्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेल ज्वाइंट सिंगल स्लीपर पर सपोर्टेड है उसको क्या कहते हैं, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट, ब्रिज रेल ज्वाइंट, या आपका सपोर्टेड रेल ज्वाइंट, या स्क्वायर रेल ज्वाइंट। अब रेल ज्वाइंट्स की यदि हम बात करते हैं तो डिफरेंट के आपके रेल ज्वाइंट्स होते हैं, जिसमें सपोर्टेड रेल ज्वाइंट है आपका, उसमें सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट है, उसी में आपका ब्रिज रेल ज्वाइंट है, वेल्डेड रेल ज्वाइंट है, ठीक है, आपका जो है स्क्वायर रेल ज्वाइंट है, डिफरेंट रेल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ रेल ज्वाइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, विद फिगर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए 1 सेकेंड, यहाँ पर आप लोग फिगर से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा पहला, इसको हम कहते हैं सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। अब देख कर ही पता चल रहा है, ठीक है, रेल ज्वाइंट। अब सपोर्टेड रेल ज्वाइंट की यदि मैं बात करता हूँ, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो दो रेल्स हैं, ठीक है, ये आपका जो है सिंगल स्लीपर, यहाँ पर एक सिंगल स्लीपर है, ठीक है, एक सिंगल स्लीपर है। इस सिंगल स्लीपर पर दो रेल के एंड्स जो हैं, दो रेल्स के एंड्स जो हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट है, ठीक है, दो रेल के एंड्स जो हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेस्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट की, ठीक है, किसकी, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट, ये हमारा कौन सा है, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट, सस्पेंडेड रेल
जॉइंट। क्या होता है सस्पेंडेड रेल जॉइंट में? तो सस्पेंडेड रेल जॉइंट में आपके दो स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम शोल्डर स्लीपर कहते हैं। और ये आपका जो है, जो आपका जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट पर यहाँ पर कोई भी आपको जो है स्लीपर प्रोवाइड, कोई भी यहाँ पर जो है जॉइंट पर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो रेल का प्रोजेक्शन होता है बियॉन्ड द स्लीपर होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, रेल का यहाँ प्रोजेक्शन जो होता है बियॉन्ड, देखिए रेल का जो प्रोजेक्शन है, जो रेल के जो एंड्स हैं, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर है, ये बियॉन्ड द स्लीपर है, बियॉन्ड द स्लीपर इसका प्रोजेक्शन, मतलब जॉइंट जो होगा उसके नीचे कोई भी यहाँ पर सपोर्ट आपको प्रोवाइडेड नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा हमारा आता है ब्रिज रेल जॉइंट। ये हमारा कौन सा है, ब्रिज रेल जॉइंट। मैं जो जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ आपको, ब्रिज रेल जॉइंट, ठीक है, ब्रिज रेल जॉइंट। अब यदि मैं ब्रिज रेल जॉइंट की बात करता हूँ, क्या होता है ब्रिज रेल जॉइंट? ब्रिज रेल जॉइंट भी आपका एक प्रकार का जॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपके जो एंड्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्टेड होते हैं किससे, बियॉन्ड द स्लीपर। बियॉन्ड द स्लीपर प्रोजेक्टेड तो होते हैं, यहाँ पर स्लीपर से बियॉन्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके नीचे क्या होता है, उन सपोर्ट के लिए एक ब्रिज प्लेट प्रोवाइड किया जाता है। उनके नीचे क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए आपका जो है एक ब्रिज प्लेट प्रोवाइड करते हैं। और मॉडर्न जो आपका रेलवे इंडिया में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कौन सा आपका जो है जॉइंट यूज कर रहे हैं, तो आपका ब्रिज रेल जॉइंट जो है मॉडर्न में सबसे ज़्यादा यूज में लाया जा रहा है इंडियन रेलवेज में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आता है आपका क्या, वेल्डेड रेल जॉइंट, ठीक है। वेल्डेड रेल जॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये रहा आपका वेल्डेड रेल जॉइंट। वेल्डेड रेल जॉइंट में क्या होता है कि वेल्डेड रेल जॉइंट में इसमें भी जो आपका जो जॉइंट होता है उसके नीचे कोई स्लीपर नहीं प्रोवाइड किया होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, वेल्डिंग से जोड़े रखते हैं, ठीक है, इसको जो है वेल्डिंग से जोड़े रखते हैं, ठीक है। ये भी आपका इस समय बहुत सारे रेल जॉइंट्स में इंडिया में यूज में लाया जाता है। ऐसे ही आपका एक स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट होता है। स्क्वायर रेल जॉइंट में जॉइंट आमने सामने होते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले में रेल के जॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसका फिगर मैं नहीं लाया हूँ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे ये रेल है, ठीक है, ये एक रेल है ये, और एक रेल है ये। तो जॉइंट्स जो होते हैं ना, ये देखिए, ये जॉइंट्स मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। एक ये दूसरा जॉइंट जो है ये, तो आमने सामने इस तरह से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इवनली होते हैं। ये होता है हमारा क्या, स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता दिया। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, किस रेल जॉइंट में जो है सिंगल, कह रहा है रेल जॉइंट सपोर्टेड ऑन ए सिंगल स्लीपर। किसमें सिंगल स्लीपर पर आपका जो सपोर्टेड था, सपोर्टेड रेल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेल्डेड जॉइंट जो होता है मोस्ट परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप आपका जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का, टिल्टिंग ऑफ रेल इज डन एट द स्लोप ऑफ। कह रहा है जो रेल की टिल्टिंग होती है वो किस स्लोप पर की गई होती है। अभी ऊपर क्वेश्चन बता रखा हूँ कि जो रेल्स की जो टिल्टिंग की होती है, ठीक है, जिसको हम एडजिंग ऑफ रेल्स कहते हैं, तो वो आपको कितने पर किया जाता है, 1/20 पे, ठीक है, 1/20 पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, द ट्रेन रन्स फास्टर ऑन BG देन ऑन MG रेल बिकॉज इट्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है आपका जो रेल्स होते हैं वो आपके ब्रॉड गेज पे फास्टर रन करते हैं एज कंपेयर टू मीडियम गेज, ठीक है, मीटर गेज। कह रहा है कि आपका ये स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है। अब एक चीज़ समझिएगा। अच्छा, यदि मैं गेजेस की बात करता हूँ, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस। यदि मैं गेजेस की बात करता हूँ, ब्रॉड गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं एक बात करता हूँ आपको गेजेस के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर जब स्पीड की बात करते हैं, तो आपका स्पीड की यदि जब मैं बात करता हूँ, जब मैं स्पीड की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट गेजेस के लिए डिफरेंट स्पीड आपको होता है। तो ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो जो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो गेजेस की स्पीड की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है आपका जो है वेट ऑफ द ट्रेन पे। आपके जो है, जब हम स्पीड डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो स्पीड डिजाइनिंग सीधे आपके ट्रेन का क्या वेट है, इस पर स्पीड डिजाइनिंग जो है आपका इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पीड का ट्रेन होगा, हम क्या करते हैं, जैसे आपका 50 kg बताया, और आपका जो है 52 kg और 60 kg में बताया कि रेलवे स्पीड का 130 आपका 52 kg के लिए है, और 160 आपका 160 किलोमीटर पर आवर आपका 60 के लिए है। तो ये डिफरेंट चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो किस पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द ट्रेन पे। तो ये आगे पीछे बता भी चुका हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहे व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ फॉर 52 kg रेल। क्वेश्चन आ गया, वेट पर मीटर लेंथ 52 kg के लिए कितना बताया था, 51.89, और आपका 60 kg के लिए 60.34 कुछ ऐसा बताया था, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन इंडियन रेलवेज हाउ मेनी गेजेस ऑफ ट्रैक हैज़ बीन एडॉप्टेड। करेक्ट, इंडियन रेलवे में जो है कितने आपके जो है गेजेस जो हैं वो आपके ट्रैक के लिए एडॉप्ट किए गए हैं। तो इंडियन रेलवेज में यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब इंडियन रेलवे की बात करें तो आपको ब्रीफली 3 गेज, कौन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा भी गेजेस हैं, लेकिन यदि मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन में कोई पूछता है तो 3 गेजेस को मानते हैं, ठीक है, मेनली 3 गेजेस जो है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और आपका स्टैंडर्ड गेज। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 3। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ जो ब्रॉड गेज होता है, ठीक है, चलिए इसके बारे में बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा आपको। यहाँ पर दे भी रखा है ब्रॉड गेज के लिए आपका कितना होता है, 1 लेंथ आपका पूछ रखा है 1.676 मीटर, नैरो गेज के लिए 0.62 मीटर, मीटर गेज के लिए 1.0 मीटर और लाइट गेज के लिए आपका 0.610 मीटर और स्टैंडर्ड गेज के लिए 1.435 मीटर, जिस पे आपका दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, लेकिन आपका मेनली आपके 3 हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डिविजन्स इन ईस्ट सेंट्रल रेलवे। कह रहा जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसमें कितने डिवीज़न हैं। जब मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की बात करता हूं तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आपके 5 डिवीज़न हैं, जिसमें कौन कौन सा है आपका, धनबाद, दानापुर, मुगल सराय ईस्टर्न रेलवे का, और आपका सोनपुर एंड समस्तीपुर नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की यदि बात करते हैं तो कौन से हैं आपके, 5 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछते हैं, कह रहा है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। का जो नॉर्दर्न रेलवे है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नॉर्दर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद में और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन रेलवे। कह रहा है रेलवे में हाईएस्ट पोस्ट कौन सा होता है, तो रेलवे में यदि मैं बात करता हूँ जो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड होता है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट रेलवे में होता है, कौन सा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में ऊपर बता दिया कितना स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है, देखिए ब्रॉड गेज के लिए 1.676 मीटर, नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर, मीटर गेज के लिए 1.0 मीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, mm में चेंज कर लेते हैं तो 1676 mm हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड गेज। कह रहा है कि ब्रॉड गेज का मतलब, सॉरी बीजी का मतलब पूछ रखा है, फुल फॉर्म पूछ रखा है, ठीक है, क्या होता है, बिग गेज, ब्रॉड गेज, बफर गेज या नॉन ऑफ द अबव। तो बीजी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉड गेज, ठीक है, क्या है, ब्रॉड गेज, और इसका आपका लिंक पता ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू मीन बाय 60 kg रेल। 60 kg रेल का मतलब क्या है, तो अभी ऊपर बताया था चाहे 52 kg रेल हो या 60 kg रेल हो, इसका मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए कितना वेट है ये बताता है आपका, ये आपका डिजिग्नेशन है, ठीक है। तो वेट ऑफ रेल इन 1 मीटर, 60 kg का मतलब रेल का, रेल ऑफ वेट इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितना वेट है, 60 kg, तो इसको हम कहते हैं 60 kg रेल। 52 kg है तो इसको कहते हैं 52 kg रेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज यूज्ड इन इंडियन रेलवे ट्रैक इज। अभी बताया था ब्रॉड गेज के लिए, ये क्वेश्चन फिर से पूछ रखा है, तो आपका क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये आपको जो ब्रॉड गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, ठीक है, आपका जो नैरो गेज है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका आएगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1676 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में पहला पैसेंजर ट्रेन जो है कब रन हुआ था, ठीक है, इंडिया में पहला पैसेंजर ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1553 को रन किया था, ठीक है, और यदि कहाँ से कहाँ, तो बोरी बंदर मुंबई से लेकर ठाणे के बीच, ठीक है, ठीक है, और ये हिस्टोरिकल जर्नी में 34 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है रेलवे में। सही ऑप्शन क्या होगा, 1853 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय फर्स्ट इंडियन ट्रेन ऑफ इंडिया। तो अभी बताया 34 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। कह रहा है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है इंडिया में। तो इंडिया में लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन का यदि क्वेश्चन पूछता है तो मथुरा जंक्शन है। कौन सा, मथुरा जंक्शन जो है इंडिया में वो कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया।
इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा था, अब यहाँ पर इंडिया में 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस भी हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन नेक्स्ट अब इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। करेक्ट, इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट रेलवे जोन है, तो जब हम नॉर्दर्न रेलवे जोन की बात करते हैं जिसकी टोटल लेंथ 6,964 किलोमीटर है, जिसमें 1142 स्टेशन हैं, ये सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन है। कौन सा आपका, ये है आपका नॉर्दर्न रेलवे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, फॉर 52 kg रेल सेक्शन वेट पर मीटर इज। कह रहा है 52 kg के लिए वेट पर मीटर कितना होता है, तो आपको बताया 51.89 kg। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल रेलवे लाइन फॉर ए ब्रॉड गेज इज। कह रहा है ब्रॉड गेज के लिए जो सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए कह रहा है जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो अब कितना होता है ब्रॉड गेज के लिए, क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। कितना होता है ब्रॉड गेज के लिए, यदि मैं बात करता हूँ जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है, ठीक है, वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होती है, तो ब्रॉड गेज के लिए वो होती है आपकी 5300 mm होती है। कितनी, 5300 mm, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा 5300 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें, ROB मीन्स। करेक्ट, ROB का मतलब क्या है, तो ROB का फुल फॉर्म होता है रेलवे ओवर ब्रिज। जब किसी ब्रिज के ऊपर रेलवे बनाया जाता है उसको कहते हैं रेल ओवर ब्रिज, ठीक है। जैसे आपको कोई रिवर को पास करना है या कोई रोड को पास करना है, तो वहाँ पर कभी कभी ब्रिज बन जाते हैं, उसके ऊपर से रेलवे पास करता है, उसको हम ROB कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, रेल ओवर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल ऑफ हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। कह रहा है जो मैक्सिमम हाइट होता है रेल लेवल का, ठीक है, हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए वो कितना होता है। तो यदि मैं बात करता हूँ जो मैक्सिमम हाइट होता है रेल लेवल का एबव हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए वो आपका 840 mm, सारा डाटा है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड मैक्सिमम हाइट होता है हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 840 mm, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द सेफ्टी इन रेलवे इन इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। करेक्ट, इंडियन रेलवे में सेफ्टी को कब ध्यान में देना शुरू किया गया। अच्छा, कौन देता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेल्स, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे बोर्ड या हेडक्वार्टर ऑफिस। जो सेफ्टी के दिन रेलवे में बात करते हैं तो वो आपका जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ठीक है, CRS जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, रेल मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है, जो कि आप क्या करती है रेलवे में एक्सीडेंट वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है डिफिनेशन ऑफ माइनर ब्रिज। कह रहा है जो माइनर ब्रिज होता है उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सिंगल स्पैन लेस देन 12 मीटर, टोटल लीनियर वाटरवे लेस देन 18 मीटर, या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द एबव। यदि माइनर ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है, माइनर ब्रिज की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं आपको डाटा बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका माइनर ब्रिज कब होता है, जब आपका सिंगल स्पैन लेस देन 12 मीटर हो, या आपका जो टोटल लीनियर वाटर वे हो वो लेस देन 18 मीटर हो, इसको हम कहते हैं माइनर आपका रेलवे ब्रिज, ठीक है, माइनर ब्रिज इसको हम कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा था रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रैक BG इज। कह रहा जो आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर BG ट्रैक के लिए वो कितना होता है, ठीक है। आपको पहले से बता चुका हूँ, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ब्रॉड गेज के लिए होता है वो आपका 5300 mm होता है, ठीक है, 5300 mm होता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा डिमांड ऑफ वाटर फॉर पैसेंजर्स ऑन रेलवे स्टेशन इज। करा रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए जो वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है। तो जो आपका अकॉर्डिंग टू आपका जो ट्रैफिक ऑपरेशन रूल है रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, उसके अकॉर्डिंग ईच पैसेंजर के लिए आपका 25 लीटर जो है डेली वाटर जो है आपको रिक्वायर्ड होती है। कितनी, 25 लीटर डेली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेट ऑफ 60 kg रेल इज। 60 kg रेल का वेट जो है ऐसे पूछे तो 60 kg होता है, पर मीटर में 60 kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है टिल्टिंग ऑफ रेल्स इज डन एट ए स्लोप ऑफ। कह रहा है जो रेलवे की टिल्टिंग होती है, रेल्स की जो टिल्टिंग होती है वो किस स्लोप पे रखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर। और एजिंग ऑफ जो आपके जो है रेल्स की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम टिल्टिंग जो प्रोवाइड करके रखते हैं रेल्स की वो 1:20 पर टिल्टिंग प्रोवाइड करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ 60 kg रेल सेक्शन। कह रहा है 60 kg जो रेल सेक्शन होता है उसकी हाइट आपकी कितनी होती है। ऊपर मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो आपका 60 kg रेल के लिए यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी होती है 172 mm होता है, ठीक है। और 150 kg सॉरी 52 kg के लिए आप कितना होता है 150 mm होता है। तो ये आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेलवे शुड इंक्लूड कंटीजेंसी चार्जेस इन ऑल री-लाइन इक्विपमेंट एस्टिमेटेड टू कवर इंसिडेंटल चार्जेस इंक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। कह रहा है कि जब आपके रेलवे में जब हम कंटीजेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह बात करते हैं वो कितना लेते हैं प्रोसेस में। जब हम रेलवे में बात करते हैं आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे कांग्रेस IRC, रेलवे जो कंटीजेंसी चार्जेस कहता है वो होता है 3%, ठीक है, 3% लेते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं जो आपका जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं उसको कवर अप कर सकते हैं प्रोसेस में, ठीक है। कितना होता है 3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रेलवे ब्रिज हैविंग टोटल लीनियर वाटर वे ऑफ 18 मीटर और मोर इज कॉल्ड। कह रहा है कि रेलवे ब्रिज जहाँ पर आपका टोटल लीनियर वाटर वे आपका 18 मीटर या उससे अधिक है वो क्या कहलाएगा आपका मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, इंपॉर्टेंट ब्रिज या मेजर और माइनर। अब अकॉर्डिंग टू रेलवे यदि मैं बात करता हूँ तो मेजर ब्रिजेस जो होती हैं यहाँ पर जो टोटल वाटर वेज होता है वो मोर देन 18 मीटर या जहाँ पर आपका स्पैन जो होता है जो क्लियर आपका वाटर वे से 12 मीटर का हो या इससे अधिक हो तो वहाँ मेजर ब्रिजेस होते हैं। माइनर ब्रिजेस जहाँ पर आपका टोटल वाटर वेज आपका लेस देन 18 मीटर और एनी स्पैन ऑफ क्लियर वाटर वे इज लेस देन 12 मीटर हो, ठीक है, तो आपका माइनर ब्रिज होता है। और इंपॉर्टेंट ब्रिजेस में आपका टोटल जो मेजर ब्रिज होता है वो टोटल वाटर वेज से आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 मीटर और 110 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 18 मीटर या उससे अधिक कह रहा है तो ये आपका हो जाएगा मेजर ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द प्रपोज्ड रेलवे लाइन इज मेड आफ्टर। कह रहा है कि एक कोई प्रपोज्ड आपका रेलवे लाइन है तो कह रहा है डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हम कब किसके द्वारा बनाते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे के द्वारा, रिकॉग्निशन सर्वे के द्वारा, फाइनल लोकेशन सर्वे के द्वारा या ट्रैफिक सर्वे के द्वारा। अच्छा, जब हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम DPR भी कहते हैं, जब DPR हम बनाते हैं या कोई भी रेलवे का प्रपोजल जो होता है तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है क्या, सबसे पहला हमारा होता है ट्रैफिक सर्वे, ठीक है। क्या होता है ट्रैफिक सर्वे, ट्रैफिक सर्वे। तो ट्रैफिक सर्वे में हम क्या करते हैं, हम ट्रैफिक सर्वे में देखते हैं कि उस एरिया में जहाँ से हमको रेलवे लाइन पास करनी है उस एरिया में पॉपुलेशन जो है किधर और है। फिर ये देखते हैं कितना रेलवे लाइन पर जो हमारा लोड आ सकता है, पैसेंजर लोड आ सकता है, ठीक, किस एरिया के किस रूट से ले जाना आपका पॉसिबिलिटी आपकी अच्छी हो सकती है जहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो ये सब हम ट्रैफिक सर्वे में देखते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं रेकोनेशन सर्वे करते हैं। क्या करते हैं रेकोनेशन सर्वे, ठीक है। जब हम रेकोनेशन सर्वे की बात करते हैं तो रेकोनेशन सर्वे में हम क्या करते हैं, हम रेकोनेशन सर्वे में हम क्या करते हैं कि एक एरिया का हम रफली आइडिया लेते हैं कि इससे हमारा जो रेलवे लाइन पास करनी है इस एरिया का जो है टोपोग्राफी कैसा है, ठीक है, कहाँ से पास करना है, एक मतलब हम यहाँ पर जो है कॉस्टिंग जो है वो भी आपका लगभग अबाउट में कॉस्टिंग भी लगभग अपना कर लेते हैं अनुमानित रूप में, ठीक है। तो ये रेकोनेशन सर्वे में करते हैं। अब जब रेकोनेशन सर्वे कर लेते हैं तो रेकोनेशन सर्वे करने के बाद हम करते हैं क्या, तीसरा प्रीलिमिनरी सर्वे। स्टेप भी पूछता है, याद रखिए, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछता है। क्या करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। अब प्रीलिमिनरी सर्वे की यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी सर्वे में जो चीज़ें हम रेकोनेशन सर्वे में अपना एब्जॉर्व किए थे उस ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पर प्रीलिमिनरी सर्वे में इंस्ट्रूमेंटल जो है हम साइंटिफिक वे में देखते हैं और पूरा डिटेल्ड में पूरा रिजल्ट बनाते हैं। और यहीं जब DPR अपना बनाते हैं उस समय उससे पहले का पूरा काम होता है। उसके बाद हम फाइनल लोकेशन सर्वे, अब सब कुछ प्रपोज चीज़ें जो है हम फाइनल कर लिए और फाइनली हम DPR तैयार करते हैं। और यही DPR जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसे ही हम अपना फाइनल जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में अपना जो अथॉरिटी होती है उसके सामने इसको पेश करते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं, फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद हम अपना DPR प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमने इस चैप्टर क्वेश्चन देख लिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं आपको कौन सा, स्लीपर एंड ट्रैक फास्टनर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चैप्टर इस बुक में देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स हैज द बेस्ट शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी एज वेल एज
डैम्पिंग प्रॉपर्टी कह रहा है कौन सा ऐसा स्लीपर होता है, किस टाइप का स्लीपर में आपका बेस्ट शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी देखने को मिलती है और डैम्पिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी मिलती है, ठीक है, किस स्लीपर में। अब यदि मैं स्लीपर्स की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, स्लीपर्स की, ठीक है, तो स्लीपर्स की यदि क्लासिफिकेशन देखते हैं तो स्लीपर्स आपके कई प्रकार के होते हैं। ऐसे स्लीपर्स को मेनली हम 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका वुडन स्लीपर, क्या होता है वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर। अच्छा, वुडन स्लीपर में दिक्कत क्या, देखिए वुडन स्लीपर के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, क्या कि वुडन स्लीपर्स जो होते हैं ये आपको सस्ते पड़ते हैं, इनिशियल कॉस्ट जो आपका सस्ता होता है आपका वुडन स्लीपर का, ठीक है, फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम, और यहाँ पर जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आता है, क्योंकि आसपास में आपको टिम्बर मिल जाती है, स्लीपर के लिए वुड मिल जाती है, तो उससे बना सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी इसका आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, और शॉक को ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर डीके वगैरह जो है आपका, यदि मान लीजिए वहाँ पर डैम्पनेस है, डैम्पनेस के कारण जो है यहाँ पर डीके वगैरह देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं जो उसको खाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये कमज़ोर हो जाता है, तो इसका लाइफ पीरियड जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वुडन स्लीपर होता है। दूसरा हमारे पास मेटल स्लीपर्स होते हैं, दूसरा हमारे क्या होते हैं मेटल स्लीपर्स, मेटल स्लीपर्स। अब मेटल स्लीपर्स में भी आपके जो है ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, ये भी 2 प्रकार से हो जाते हैं। मेटल स्लीपर में 2 होते हैं, एक आपका कास्ट आयरन वाला होता है, कास्ट आयरन स्लीपर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका कास्ट आयरन स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, आयरन स्लीपर। और दूसरा आपका क्या होता है स्टील स्लीपर्स, ठीक है, स्टील स्लीपर्स, ठीक है, ये होता है। और तीसरा यदि मैं बात करता हूँ तो वो होता है आपका क्या कॉन्क्रीट स्लीपर्स, ठीक है, जो आपको जनरली अब देखते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट स्लीपर्स की यदि मैं बात करता हूँ, कॉन्क्रीट स्लीपर्स आप जनरली रेलवे स्टेशन पर आप लोग देखते हैं। तो जो कॉन्क्रीट स्लीपर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो हमारे कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो हमारे होते हैं वो आपके ऐसे स्लीपर्स होते हैं जिनका हाई ट्रैक मॉडुलस होता है। अब हाई ट्रैक मॉडुलस होने से क्या एडवांटेज होगा, जब आपका हाई ट्रैक मॉडुलस होगा तो हाई ट्रैक मॉडुलस के कारण वहाँ पर हम हाई स्पीड की ट्रेन जो है पास कर सकते हैं, मतलब हाई स्पीड ट्रैक्स जो है इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। स्लीपर्स का मेन काम क्या होता है, स्लीपर्स जो क्या करता है कि जो हमारे रेल्स लगे होते हैं, पहली बात उसको तो जो है क्या करता है को उसको एक जो है इम्पैक्ट जो है उसका सही से रखता है। दूसरा बात शॉक को एब्जॉर्व करता है, फिर आपके जो स्ट्रेसेस हैं उसको सही से आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्टेंस को मेंटेन रखता है, तो ये सब काम स्लीपर्स आपका करता है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ अपना, जब बात कर रहा था मैं किसका कॉन्क्रीट स्लीपर, तो कॉन्क्रीट स्लीपर जो है आपके ये आपका हाई स्पीड ट्रैक्स को डेवलप करने में आपको मदद करता है। दूसरा ये शॉक को ऑब्जर्व कर सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जब आपका कहीं कोई ऐसा जगह जहाँ पर डैम्पिंग प्रॉपर्टी है, जहाँ पर डैम्पनेस ज़्यादा है, तो डैम्पनेस से इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डैम्पनेस से इसको जो है आपका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है, यहाँ पर डैम्पनेस से इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं इसको जो है बेनिफिशियल रखती हैं। बट और इसका जो है लाइफ पीरियड यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम लाइफ इसका पीरियड 40 to 60 ईयर्स, ठीक है, 40 to 60 ईयर्स इसका लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। वुडन स्लीपर्स का 15 to 20 ईयर्स होता है, इसका 40 to 60 ईयर, तो बहुत अच्छा लाइफ पीरियड भी मिल गया। और दूसरी बात जो है ये डैम्पनेस से कोई प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, पहली बात ये आपका हेवी होता है एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर्स, 2 to 3 टाइम्स ही हेवियर होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। दूसरी बात इसका यदि मैं बात करता हूँ तो इसकी स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल जीरो ही आती है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि एक बार टूटने के बाद ये कोई काम का रहता नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू जीरो आती है। तीसरा एक चीज़ और होता है कि जब हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट के टाइम पर वहाँ पर जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस जो होती हैं, वहाँ पर टूटने के चांसेस भी रहते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को भी मिलते हैं। बट मेन आपका जो है इस समय मॉडर्न आप देखते हैं सभी रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट स्लीपर्स ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इनका एज जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा पीरियड तक रह सकते हैं, तो और शॉक को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और डैम्पनिंग प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइंट स्लीपर ऑफ फिश प्लेट ज्वाइंट इज। कह रहा है जो मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस होता है आपका, ठीक है, ज्वाइंट स्लीपर्स जो आपका फिश प्लेट होती है वो कितना होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है किसने। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ किसकी फिश प्लेट की, ठीक है, चलिए इसका इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड इमेज भी आपको दिखाता हूँ, इसका इमेज रखा हूँगा, इसका इसका इमेज सेकंड। देखिए यहाँ पर ये आपके स्लीपर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर स्लीपर्स हैं, यहाँ पर फिश प्लेट्स हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास जब रेलवे की कॉन्टिन्यूटी जो रेल्स हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी, देखिए ये यहाँ तक इसकी लेंथ है, यहाँ तक इसकी लेंथ है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो फिश प्लेट प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। और ये आपके जो बोल्ट्स लगे इसको कहते हैं फिश बोल्ट। तो फिश प्लेट के द्वारा हम अपने रेल लाइंस की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर, जहाँ पर आपका जो है ऐसे ये डिस्टेंस जो, ठीक है, ये आपके जो स्लीपर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस अलग होता है। और जब मतलब यदि मैं बात करता हूँ जो आपके स्लीपर्स के बीच का डिस्टेंस हम सेंटर से, यदि सेंटर टू सेंटर, देखिए दो डिस्टेंस में बताता हूँ, ये सेंटर टू सेंटर, 1 सेकेंड सही से बता देता हूँ आपको क्योंकि फिगर से ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है, समझिएगा। जब ये सेंटर टू सेंटर मार्क कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, दो स्लीपर के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 600 mm आती है। कितनी? 600 mm ये डिस्टेंस आती है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। अब यदि हम क्लियर डिस्टेंस की बात करें, तो यदि कभी क्वेश्चन में क्लियर डिस्टेंस आपको पूछ ले तो 450 mm, ठीक है, 450 mm आपकी क्लियर डिस्टेंस आती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट जहाँ पर फिश प्लेट प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर भी फिश प्लेट प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर हम जो है इसको बेस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस कम रखते हैं। और ये डिस्टेंस आपकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 200 mm से ज़्यादा ये डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 1 सेकेंड, फिगर आपको पूरा बता दिया। तो वही क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आपका, जो मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइंट स्लीपर ऑफ फिश प्लेट, तो वहाँ पर जो स्लीपर्स होते हैं ज्वाइंट के लिए उनके बीच कितना रखते हैं? 200 mm। कितना? 200 mm सॉरी 200 mm रखते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द एवरेज लाइफ ऑफ ए कॉन्क्रीट स्लीपर इज, क्या बताया था आपको? 40 to 60 ईयर्स, तो यहाँ 50 मान लेते हैं, 50 to 60 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, कह रहा है जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है वो इंडेक्स किसका होता है? अच्छा, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इन एक्चुअल ये क्या करता है, जो आपका CSI, जिसको हम CSI से भी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने सॉल्यूशन में दे रखा है। चलिए यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। जब हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की, और फॉर्मूला भी पूछता है, दोनों क्वेश्चन है, पहले इसको समझिए, CSI को समझिए। ये आपका जो आपके जो टिम्बर्स, जो आपने वुडन जो आपके स्लीपर्स होते हैं, ये उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों को देख करके हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है क्या आता है? CSI इक्वल टू आता है S + 100 H/200, जहाँ पर S क्या है आपका? S जो यहाँ पर है स्ट्रेंथ इंडेक्स है, कितने के लिए? 12 पॉइंट, ये आपका 12% मॉइस्चर कंटेंट के लिए, और हार्डनेस जो है ये आपका 12% मॉइस्चर कंटेंट के लिए H है, ठीक है। ये भी आपका 12% मॉइस्चर कंटेंट के लिए होता है। अब CSI की वैल्यू जो है वो डिफरेंट ट्रैक्स के लिए डिफरेंट होती है। ट्रैक स्लीपर्स के लिए, ठीक है, जो ट्रैक स्लीपर्स होते हैं उसके लिए 73, जो क्रॉसिंग स्लीपर्स होते हैं उसके लिए 1352, और आपका जो ब्रिज स्लीपर्स होते हैं उसके लिए 1455 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो वैल्यू भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये किसको बताता है? ये आपका मेजर करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, जिसको हम कंपोजिट प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों से आपका 12% आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट पे अपना डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करें? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन, तो किसके लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर्स एंड देयर बाई गिव्स इट्स सुटेबिलिटी एज टू बी यूज टू द स्लीपर। ये भी आपका सही है, ठीक है। और फॉर्मूला आपका क्या होता है? S + 10 H/20, तो यहाँ पर ये सभी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ PSC स्लीपर इज, कह रहा है जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो हम कई बार प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर्स का भी यूज करते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ 2750 mm होती है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर की इंडियन रेलवेज में, ठीक है। और इसमें भी एक आता है प्री कास्ट, ये मोनोब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मोनोब्लॉक की। कुछ प्री कास्ट भी आते हैं कॉन्क्रीट से, तो प्री कास्ट के लिए आपका 3520, कभी कभी प्री कास्ट पूछे तो आपका 3520 mm होता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका
कह रहा है द फंक्शन ऑफ स्लीपर इज, कह रहा है जो स्लीपर होता है रेलवे में उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। पहले बता चुका हूँ स्लीपर क्या होता है उसके बारे में, अब उसके फंक्शनिंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, टू होल्ड द रेल्स टू प्रॉपर गेज, कह रहा है जो हमारे जो रेल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर गेज को मेंटेन करने का काम होता है। दूसरा कह रहा है टू इंटरपोज एन इलास्टिक मीडियम इन बिटवीन द बलास्ट एंड रेल्स, कह रहा है रेल्स और बलास्ट के बीच जो है एक इलास्टिक मीडियम के रूप में काम करना। क्या कह रहा है, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द रेल्स टू द बलास्ट, कह रहा है कि रेल से लोड को बलास्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। यह कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं अपने फंक्शंस की, ठीक है, तो जो हमारे जो स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्लीपर्स की यदि हम बात करते हैं, स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स हमारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि हमारे रेल्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बिछाए गए होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार के इलास्टिक मीडियम के रूप में वर्क करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल और आपके लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके ट्रैक को, और जो लोड होता है उसको क्या करते हैं, रेल से बैलास्ट पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और स्लीपर्स जो है हमारे रेल्स के एक करेक्ट डिस्टेंस, जो गेज डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, उसको मेंटेन करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ए ब्रॉड गेज रूट विथ M+7 स्लीपर्स डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज, ठीक है। कह रहा है आपका ब्रॉड गेज दे रखा है, ठीक है, और ये इसका M+7 आपका स्लीपर डेंसिटी के लिए दे रखा है, और नंबर ऑफ स्लीपर्स आपको पर रेल लेंथ बताना है, ठीक है। तो आपको पता है यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या रखा है, M+7 दे रखा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में बात कर रहे हैं आपको ब्रॉड गेज के लिए। तो ब्रॉड गेज के लिए यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा ब्रॉड गेज के लिए जो इस एम होगा कितना होता है, ब्रॉड गेज की लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो 13 मीटर, ठीक है। 13 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20 स्लीपर्स पर रेल लेंथ, कितना 20 स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसी तरह अलग अलग गेजेस के लिए अलग अलग ये वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द लेंथ ऑफ ऑर्डिनरी फेस प्लेट इज, कह रहा है जो ऑर्डिनरी फेस प्लेट होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। फेस प्लेट के बारे में आपको पता ही है कि रेलवे जॉइंट्स जो हैं उनको जोड़ने के फेस प्लेट हमारे काम आते हैं, और फेस प्लेट की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी फेस प्लेट की लेंथ जो होती है 600 mm होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेट ऑफ स्टैंडर्ड कीइंग हैमर इज, कह रहा है जो स्टैंडर्ड कीइंग हैमर होती है तो उसका वेट कितना होता है। तो यदि हम बात करते हैं जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं जो रेलवे में, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड कीइंग हैमर होता है उसका वेट जो होता है वो 1.8 kg होता है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो जो कीज़ होती हैं जो फेस प्लेट में उनको आपका जो हैमर करने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए, जो है उनको ड्राइव करने के लिए यूज में लाते हैं। तो कितना वेट होता है आपका 1.8 kg, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ फास्टनिंग इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट स्लीपर्स, का जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं उसमें जो फास्टनिंग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कन्वेंशनल, इलास्टिक, सेमी इलास्टिक या नन ऑफ दीज। अब यदि हम इलास्टिक फास्टनिंग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपके जो है रेजिलिएंट क्लिप्स हो गए, पैड्स हो गए, तो ये कॉमनली इनका यूज हम कॉन्क्रीट स्लीपर्स के लिए यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वाइब्रेशन जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलास्टिक आपके जो है वो हम फास्टनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लीपर्स शुड बी लूजेंट आइदर साइड ऑफ प्रपोज्ड वेल्ड। अब कोई वेल्डिंग कर रहा है तो कह रहा है कि उसके दोनों साइड में कितने स्लीपर्स को हम लूज करके रखते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो हमारा अकॉर्डिंग टू रेलवे यदि हम बात करते हैं तो जब हम फास्टनिंग करते हैं रेल में वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट आपके 5 कितने, एटलीस्ट आपके 5 जो है आपके स्लीपर जो होते हैं दोनों साइड पर उसको हम लूज करके रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उसमें जो वेल्डिंग प्रोसेस में तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई क्रैक जनरेट नहीं होगा। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5 स्लीपर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पेंड्रोल क्लिप्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ, क्या जो पेंड्रोल क्लिप्स होते हैं उनको किसके साथ यूज नहीं कर सकते। अब पेंड्रोल क्लिप्स की यदि मैं बात करता हूं तो पेंड्रोल क्लिप्स जो होते हैं ये एक प्रकार के आपके इलास्टिक फास्टनिंग सिस्टम आपके रेलवे में ट्रैक में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो यदि हम बात करते हैं ये किसके बने होते हैं, ये आपके स्टील के बने होते हैं, ये क्लिप्स आपके स्टील के बने होते हैं जो कि रेल के फुट को जो है उसको क्या करते हैं, पोजीशन में बनाए रखने का काम करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं पेंड्रोल क्लिप्स का यूज हम वुडन स्लीपर्स में भी कर सकते हैं
कंक्रीट स्लीपर में भी कर सकते हैं, स्टील स्लीपर्स में भी कर सकते हैं, बट CST9 स्लीपर्स में हम पेंडोल क्लिप्स का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर उसको यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसको लगाना जो है ना डिफिकल्ट होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? CST9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1540 स्लीपर्स पर किलोमीटर इंडिकेट्स द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। यदि हम बात करते हैं तो हमारा 1000 से डिवाइड करके लगभग जो आएगा यहाँ पर 65 स्लीपर्स आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द नेम ऑफ फिश प्लेट यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू डिफरेंट रेल सेक्शंस। करें दो डिफरेंट रेल सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा जो है आपका फिश प्लेट यूज में लाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो यदि हमारे पास, ठीक है, यदि हमारे पास दो रेल सेक्शंस हैं उनको ज्वाइन करना है, जो हम फिश प्लेट यूज करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। ठीक है, जो कि आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, 4 कॉमन कॉम्बिनेशन होता है फिश प्लेट का, जो कि दो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें एक आपका 60 kg 52 kg का होता है, या 52 kg 90 kg रेल सेक्शन के लिए यूज में लाते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ फिश प्लेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा इन M7 स्लीपर डेंसिटी हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर ट्रैक। करा M+7 स्लीपर डेंसिटी के लिए 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए कितना हमारे पास स्लीपर होगा। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक कितना हो गया हमारा, यदि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रखा है ना आपका कि कौन सा लेना है। ठीक है, ठीक है, ब्रॉड गेज वगैरह तो हम 12.8 ले लेते हैं। तो आपका यदि हम बात करते हैं ब्रॉड गेज के लिए ले लेते हैं 12.8। ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर्स आपको पता है M+7 करेंगे कितना हो जाएगा, इसको 13 लगभग 13 होता है, 13 + 7 20 हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर है, 20 इंटू 1000/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1538.46 आएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉन्क्रीट स्लीपर इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच में फॉल ड्यू टू। कह रहा है जो कॉन्क्रीट स्लीपर होते हैं वो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, वो किसके कारण जो है आप जो है फॉल हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। हाई कॉम्प्रेशन स्ट्रेस के कारण, आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेस के कारण, या हाई एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसिंग के कारण, या आपका फटीग ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ फिटिंग एंड डेप्थ ऑफ बैलास्ट। अब यदि हम कॉन्क्रीट स्लीपर की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट स्लीपर जो होते हैं, ठीक है, ये आपकी जो यदि हमारे पुअर मेंटेनेंस जो फिटिंग वगैरह है वहाँ पर मेंटेनेंस पुअर हो रहा है, या आपका डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो है वो सही से नहीं दे रखा है, इस केस में ये फटीग जो है इसमें फटीग देखने को मिलता है। अब इस फटीग को एक्सपीरियंस करने के कारण यहाँ पर आपको डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमें यदि मेंटेन रखना है, सही रखना है, तो हमारी फिटिंग वगैरह जो है प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा आपको कॉन्क्रीट स्लीपर में डिस्टोरिएशन देखने को मिलेगा और साइकिलिंग लोडिंग के कारण क्या होगा फेल हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें व्हाट इज द मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स ऑन ब्रिजेस। करें ब्रिजेस जो होती हैं वहाँ पर मिनिमम आपका जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होता है स्लीपर्स का वो कितना रखते हैं। ठीक है, स्लीपर्स के बारे में आपको बता दें तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं तो मैनुअल पैकिंग बैलास्ट के लिए 30.5 से लेकर 35.5 सेंटीमीटर हम रखते हैं। ठीक है, जो कि रिड्यूस करके हमारा आपका जो है 250 mm तक आता है। ठीक है, इनमें से कोई सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम 600 तो होता है, यदि मैक्सिमम पूछता तो सही होता, लेकिन मैक्सिमम तो पूछा नहीं है, तो मिनिमम पूछा है, तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम गैप ऑफ फिश प्लेट ज्वाइंट। कह रहे जो फिश प्लेट ज्वाइंट होता है उसका मैक्सिमम गैप कितना रखते हैं। तो यदि हम फिश प्लेट ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपका 15 mm का गैप रखते हैं थर्मल एक्सपेंशन वगैरह को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा चैप्टर है बैलास्ट एंड ट्रैक अलाइनमेंट। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्या द बॉटम ऑफ साइड ड्रेन्स शुड बी बिलो द फॉर्मेशन लेवल बाई एटलीस्ट। कह रहा है जो हमारा बॉटम होता है साइड ड्रेन्स का, देखिए जो हमारे रेलवे अलाइनमेंट में जो साइड ड्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसका जो बॉटम होता है उसका कह रहा है कि वो आपका फॉर्मेशन लेवल से कितना नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे साइड ड्रेन्स के बॉटम्स जो होते हैं वो टिपिकली आपके फॉर्मेशन लेवल से ड्रेनेज प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए 30 सेंटीमीटर नीचे रखे जाते हैं। कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ बैलास्ट सेक्शन इज। कह रहा है कि गुड आपका अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे उसके लिए जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं जो क्रॉस स्लोप बैलास्ट में प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यदि हम बात करते हैं जो आपका बिल्डिंग ड्रेनेज वगैरह का देता है कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हम बैलास्ट सेक्शन जो होती है यदि हम उसको 1:40 कितना 1:40 पर स्लोप प्रोवाइड करें, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करें, तो हमारा प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पर देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करा था साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट। अभी क्या बताया, ये साइड स्लोप जो आपको मैं बताया, ये आपका किसके लिए बताया हूँ, ये आपका जो क्रॉस स्लोप बताया हूँ, ये आपको ब्लास्ट के लिए बताया हूँ। लेकिन जब फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन में पूछ दे तो वो आपको फॉर्मेशन के लिए कितना होता है 2:1, फॉर्मेशन के लिए कितना होता है 2:1। तो ये याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस 2:1 फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, जिससे आपका फ्लडिंग वगैरह के चांसेस नहीं हो बारिश हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैच वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड इन द, कह रहा है जो कैच वाटर ड्रेन्स होते हैं उसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मेशन इन द एम्बैंकमेंट, फॉर्मेशन इन द कटिंग, जीरो फिल्स फॉर्मेशन या स्टीप ग्रेडियंट। अब यदि हम फॉर्मेशन इन कटिंग की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है किसके लिए, वाटर ड्रेन को कैच करने के लिए, ठीक है, जिससे आपके जो एम्बैंकमेंट से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो फॉर्मेशन जो आपका जो है कटिंग में है उसमें इसको हम प्रोवाइड करते हैं आपका वाटर कैच ड्रेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉर लेइंग ए रेलवे ट्रैक द प्रिपेयर्ड सरफेस रेडी टू रिसीव द बलास्ट इज, कह रहा है जो हमारे जब रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो जो सरफेस पर हम बलास्ट अपना ले डाउन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आपका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर हम अपने बलास्ट को बिछाते हैं, ठीक है। इसको हम रोड बेड के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, तो ये फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है जो वेट है इंटायर आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग स्लीपर, रेल, बलास्ट, ट्रेन, इन सब के वेट को क्या करता है, इन सब के वेट को बियर करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द बॉटम ऑफ साइड ड्रेन्स शुड बी बिलो द फॉर्मेशन लेवल बाई एटलीस्ट, क्या जो आपको बॉटम होता है साइड ड्रेन्स का वो फॉर्मेशन से एटलीस्ट कितने नीचे होना चाहिए। तो यदि हम टिपिकली 30 सेंटीमीटर कितना, यदि हम बात करते हैं जो बॉटम होता है ड्रेन्स का वो फॉर्मेशन लेवल से एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन इन लूप लाइन्स एज पर IRPWM बिलो बॉटम ऑफ स्लीपर एट रेल सेक्शन ब्रॉज गेज शुड बी अंडर, कह रहा है जो मिनिमम डेप्थ आपका बेलास्ट कुशन का होता है एज पर इंडियन रेल आपका जो पेमेंट आपका मेथड है इसमें कह रहा है जो बॉटम स्लीपर्स होते हैं रेल सेट का ब्रॉड गेज का उनका कितना डिस्टेंस होता है। तो यदि हम बात करते हैं ट्रैक रिन्यूअल में, यदि हम कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल और स्लीपर रिन्यूअल की बात करते हैं तो कितना रखते हैं 300 mm रखते हैं। और डबलिंग गेजेस की यदि हम बात करते हैं, कोई न्यू लाइन बना रहे हैं, डबलिंग के लिए आपका जो है 350 होता है स्ट्रक्चरल वर्क के लिए और लूप लाइन्स के लिए 250 mm होता है। सॉरी, अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 250 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हायर क्ले कंटेंट इन ए रेलवे फॉर्मेशन लीड्स टू, कह रहा है कि आपके जो है हायर जो क्ले कंटेंट होता है रेलवे फॉर्मेशन में वो क्या लीड करता है, ठीक है। तो जो हमारे यदि क्ले सॉइल आपके जो है ज़्यादा है, यदि मान लीजिए फॉर्मेशन विड्थ में क्ले सॉइल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा वहाँ पर हायर श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा, मतलब वॉल्यूम में रिडक्शन होता है वो बहुत चेंज देखने को, जिससे आपके जो रेलवे फॉर्मेशन में जो है वो सेटलमेंट और इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि एक अनडिजायरेबल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके रेलवे के लिए, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हायर श्रिंकेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन बिलो द बॉटम ऑफ स्लीपर एट रेल सीट ऑन BG ब्रॉड गेज ड्यूरिंग ट्रैक रिन्यूअल शुड बी, तो अभी ऊपर बताया ट्रैक रिन्यूअल के केस में कितना 300, ठीक है, ट्रैक रिन्यूअल केस में 300 mm सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है ट्रैक स्ट्रेस एंड क्रीप, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रीप इज द, क्रीप क्या होता है, ठीक है। कह रहा है जो रेलवे में आपका क्रीप होता है ये क्या होता है, जब हमारा रेल की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के कारण आपका ट्रैक में ट्रैक जो होते जो हमारे स्लीपर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वैल्यूज है क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल यदि मूवमेंट ऑफ रेल के कारण जो क्रीप आपका आता है, ठीक है, वहाँ पर 0 से 16 सेंटीमीटर का वहाँ पर आपको जो है डेविएशन देखने को मिलता है। तो क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द फिनोमिना ऑफ मिस अलाइनमेंट ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इज नोन एज, करेक्टली ट्रिप आपका जो है टेम्परेचर चेंज के कारण जो आपका रेलवे में मिस अलाइनमेंट देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके मिस अलाइनमेंट रेलवे में टेम्परेचर चेंज के कारण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बकलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं बकलिंग कहते हैं, ठीक है। और इससे आपका रेलवे का जो ट्रैक है उसमें मिस अलाइनमेंट देखने को मिलता है। ये किसके कारण होता है, ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण, ठीक है।
उसके कारण क्या होगा, डिफरेंट आपका टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है फेल्योर देखने को मिलती है। सही ऑप्शन क्या होगा, बकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बकलिंग ऑफ ट्रैक अकर ड्यू टू, अभी बताया बकलिंग जो होती है ट्रैक की वो हाई कंप्रेसिव फोर्सेज के कारण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम परमिसिबल क्रीप इन ट्रैक इज, कह रहा है ट्रैक में मैक्सिमम परमिसिबल आपका जो क्रीप होता है वो कितना होता है, तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल क्रीप की बात करते हैं तो 150 mm मैक्सिमम आपका जो है किसी भी ट्रैक के लिए क्रीप होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑफ रेलवे ट्रैक निगेटिव सुपर एलिवेशन मीन्स, कह रहा है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं रेलवे ट्रैक में वहाँ पर निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन या कैंट की, क्या होता है, ये आपका किसी भी रेल को, किसी भी रेल का यदि हम बात करते हैं, एक सेकंड, यदि हम बात करते हैं किसी भी रेलवे के लिए किसी हम कैंट या सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने रेल को दूसरे रेल से एबव करके ऊपर करके रखते हैं, ठीक है, और इसको हम प्लस यदि हमारे पॉजिटिव में रखते हैं, इसका मतलब आउटर रेल जो है, ठीक है, आपका जब आपका आउटर रेल कर्व पे जो है वो एबव होगा इनर रेल के, और माइनस कब रखते हैं, जब आपका इनर रेल जो होगा कर्व पे वो ज़्यादा होगा, मतलब एबव होगा किससे, आउटर रेल से, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका निगेटिव कह रहा है तो निगेटिव के लिए आउटर रेल आपका लोअर होगा लेवल देन इनर रेल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कैंट ई एंड गेज जी इन इंडिया इज अबाउट, कह रहा है जो आपका रेशियो होता है मैक्सिमम कैंट और आपका गेज वो आप इंडिया में कितना रखते हैं, तो जो रेशियो होता है मैक्सिमम कैंट और गेज का वो 1/100 रखते हैं, सॉरी 1/100, हाँ 1/100 रखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन ब्रॉड गेज फॉर हाई स्पीड इज, कह रहा है कि हाई स्पीड के लिए ब्रॉड गेज में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि स्पीड आपका ग्रेटर देन 120 किलोमीटर है तो ब्रॉड गेज के लिए 16.5 रखते हैं, मतलब 165 mm रखते हैं, ठीक है। मीटर गेज के लिए कितना रखते हैं आपका 10 सेंटीमीटर, और नैरो गेज के लिए आप कितना रखते हैं 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 165 mm सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्वेचर इन ब्रॉड गेजेस, करें ब्रॉड गेज में मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना रखते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड गेज के लिए यदि हम बात करते हैं तो 10 डिग्री रखते हैं, मीडियम गेज के लिए मीटर गेज के लिए बात करते हैं 6 डिग्री रखते हैं, और नैरो गेज के लिए आपका 40 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैक्सिमम कैंट एक्सप्रेस परमिसिबल इन ब्रॉड गेज, ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो कैंट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड गेज के लिए वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 75 प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड गेज के लिए, और मीटर गेज के लिए आपका 65 mm प्रोवाइड करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी परमिसिबल इन ब्रॉड गेज, अब ब्रॉड गेज में मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो हम जो मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं वो आपका 100 mm का प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड गेज में, ठीक है, कितना 100 mm का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुपर एलिवेशन इज डॉट व्हेन आउटर रेल इज रेज्ड एबव, जब आपका आउटर रेल जो है इनर रेल से एबव हम रेज कर रहे हैं तो पहले ही बता चुका हूँ वहाँ पर पॉजिटिव आपका जो है सुपर एलिवेशन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व्स ऑन ब्रॉड गेज इज, कह रहा है आपका जो ग्रेड कंपनसेशन होता है आपका कर्व्स पर ब्रॉड गेज के लिए वो आपका कितना होता है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रॉड गेज के लिए आपका 0.04 70/r लेते हैं, आपका मीटर गेज के लिए आपका 0.03 52.5/r लेते हैं, और आपका नैरो गेज के लिए 0.02/35/r लेते हैं, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम कैंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रॉड गेज फॉर स्पीड बियॉन्ड 110 किलोमीटर, कह रहा है कि यदि आपका जो है स्पीड जो है ब्रॉड गेज पर 110 किलोमीटर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम कैंट जो प्रोवाइड करेंगे वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका स्पीड इज आपका जो है लेस देन 120 किलोमीटर है, ठीक है, इसके ब्रॉड गेज के लिए 16.5, मीटर गेज के लिए 10 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 165 mm।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड देन देयर विल बी, कह रहा है कि यदि आपका ट्रेन का स्पीड इक्विलिब्रियम स्पीड से आपका कम है तो वहाँ क्या होगा, कैंट डिफिशियंसी होगा, कैंट एक्सेस होगा, इक्विलिब्रियम कैंट होगा या नन होगा। ठीक है यदि हम कैंट एक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जब आपका जो ट्रेन होता है या व्हीकल जो भी होता है वो आप कर्व पे ट्रेवल करता है और उसकी जो स्पीड होती है वो लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड होती है तो उसको हम कहते हैं कैंट एक्सेस। ठीक है, एक्चुअली ये आपका डिफरेंस होता है एक्चुअल कैंट और थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड जो आपका लोअर स्पीड पे कैंट होता है उसका ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंट एक्सेस आपका ब्रॉड गेज के लिए 75 mm प्रोवाइड करते हैं और मीटर गेज के लिए 65 mm प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, कैंट एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे, करा कि इंडियन रेलवे में जो हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आपका ट्रांजिशन कर्व जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है, ठीक है, वो कैसा प्रोवाइड करते हैं। तो यदि हम इंडियन रेलवे में बात करते हैं, ठीक है, यदि हम इंडियन रेलवे में ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं वो आपका सर्कुलर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सुपर एलिवेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज, कर है जो आपका ट्रांजिशन कर्व के बिगिनिंग पर जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं। तो हम बिगिनिंग पर जो हमारा ट्रांजिशन कर्व सुपर एलिवेशन का होता है वो 0 होता है और ग्रेजुअली ये आपको क्या करता है, ये इंक्रीज करते चला जाता है जैसे जैसे कर्व प्रोग्रेस करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है ए सीजर क्रॉस ओवर कंसिस्ट वन डायमंड एंड, अच्छा सीजर क्रॉस ओवर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक डायमंड होता है और 4 टर्न आउट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है और ये कॉम्प्लेक्स ट्रैक अलाइनमेंट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी 4 आपका यहाँ पर टर्न आउट्स दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एट प्रेजेंट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन वन इन 12 कर्व्ड स्विच इज, कह रहा है जो आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है 1 in 12 कर्व स्विच में वो कितना होता है। तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेलवे आपका जो गाइडलाइंस है जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगा वो 1 in 12 कर्व स्विच के लिए 30 km/h होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन ए डायमंड क्रॉसिंग द नंबर ऑफ नोजेस, कह रहा है डायमंड क्रॉसिंग में जो नंबर ऑफ नोजेस होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो यदि हम डायमंड क्रॉसिंग की बात करते हैं तो डायमंड क्रॉसिंग में आपका जो है 2 पेयर मतलब 4 नोजेज हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेलिंग पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग स्टैंडर्ड साइज ऑफ बलास्ट इज, कह रहा है पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए जो बलास्ट का स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है। तो यदि हम बात करें मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ बलास्ट जो हम यूज करते हैं फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग 25 mm, वुडन स्लीपर्स के लिए यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो नॉमिनल साइज होता है वो बलास्ट का 50 mm और स्टील स्लीपर्स के लिए हम 40 mm यूज करते हैं। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर बात कर रहा है 25 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज लेड एट कैंट ऑफ, जो कैंट पे हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं वो किस स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो रेलवे में हम प्रोवाइड करते हैं जनरली वो हम विदाउट किसी कैंट के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो विदाउट किसी कैंट के मतलब नील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, कह रहा है कि डिग्री ऑफ कर्वेचर और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच जो रिलेशन होता है क्या होता है, तो आपको पता ही है 1750/r। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्लियरेंस ऑफ रेल गार्ड इज, कह रहा है कि जो रेल गार्ड होती है उसकी क्लियरेंस जो होती है वो कितनी होती है। ऐसे तो कोई स्टैंडर्ड इसका नहीं दे रखा है बट इसकी क्लियरेंस के लिए हम बात करते हैं तो 250 प्लस माइनस 40 mm रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लगभग मेट्रो गेज के लिए। कह रहा है गेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैक इज, तो ऑक्सिलरी ट्रैक के लिए जो कह रहा है कि गेज जो प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है। तो ऑक्सिलरी ट्रैक के लिए आपका जो गेज प्रोवाइड करते हैं वो 3400 mm आपका एज पर रेलवे गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल्स एट लेवल क्रॉसिंग सेल बी। यदि हम बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस की बात कर रहा है चेक रेल का क्रॉसिंग पे, तो यदि हम बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम कितना होता है आपका 51 और मैक्सिमम 57 mm प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें व्हाट इज द क्लियरेंस ऑफ चेक रेल एट लेवल क्रॉसिंग। अभी आपको बता दें लेवल क्रॉसिंग पे चेक रेल जो होती है वो आपकी जो है
51 मिनिमम और 57 मैक्सिमम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल्स फॉर ए कर्व इन एमएम। का जो मिनिमम क्लियरेंस होता है चेक रेल्स के लिए कर्व पे एमएम में, वो क्या होता है? तो मिनिमम आपका क्लियरेंस जो यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका ब्रॉड गेज के लिए आपका 44 होता है और नैरो गेज के लिए 41 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द परमिसिबल लिमिट फॉर चेक रेल क्लियरेंस एट लेवल क्रॉसिंग इज। कह रहा है जो परमिसिबल लिमिट होता है चेक रेल का, वो क्लियरेंस एट रेल क्रॉसिंग पे कितना प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अभी बता चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका, जहाँ पर सही ऑप्शन अभी बताया हूँ तो इसका तो हो जाएगा 44 टू 48 mm, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजर्व कर्व इज फॉर्म्ड बाई टू सर्कुलर कर्व्स इन। करें रिवर्स कर्व जो प्रोवाइड करते हैं, तो यदि हम रिवर्स कर्व की बात करते हैं तो रिवर्स कर्व क्या होता है? ये आपका कॉम्बिनेशन होता है दो सिंपलर सर्कुलर कर्व का अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन टेंजेंट पॉइंट होता है। और इसका यूज हम हिली टेरेन में अपना रेलवे के लिए, ठीक है, साइडिंग क्रॉसओवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा रिवर्स कर्व, ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये हमारा कंपाउंड कर्व है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल इज। कह रहा है जो टंग रेल प्रोवाइड करते हैं उसका मिनिमम लेंथ कितना होता है? तो अकॉर्डिंग टू IAS कोड 1904 1978 में जो मिनिमम लेंथ आपको टंग रेल का दे रखा है वो आपका 3660 mm दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये लेंथ जो है आपका हील टू टो वेरी करता है गेज और एंगल ऑफ स्विच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितना हम लॉन्गर आपका लेंथ ऑफ टंग रेल प्रोवाइड करेंगे उतना आपका जो है एंट्री जो है आपका मतलब स्मूथर होगा रेल का। सही ऑप्शन क्या होगा आपका 3660 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चेक रेल शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड वेयर द रेडियस इज डॉट मीटर और लेस इन बीजी। तो हम चेक रेल्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मली आपका जब रेडियस जो होता है ना वो आपका 218 मीटर या 8 डिग्री हो तो वहाँ पर शार्पर हो जाता है, वहाँ पर करो, तो वहाँ पर हम चेक रेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ऑन हाउ मच डिग्री ऑफ द कर्व द चेक रेल्स आर टू बी प्रोवाइडेड। कर रहा है चेक रेल्स जो है आपको कितने डिग्री ऑफ कर्व प्रोवाइड, तो 8 अभी बताया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कह रहा है रेलवे स्टेशन एंड स्टेशन यार्ड। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए रेलवे यार्ड इन विच वैगन्स आर रिसीव्ड सॉर्टेड एंड न्यू गुड्स ट्रेन्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। कह रहा है कि रेलवे यार्ड जो है जहाँ पर आपके वैगन्स को रिसीव किया जा रहा है, सॉर्टेड किया जा रहा है और न्यू गुड ट्रेन्स को फॉर्म किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? शंटिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, स्टेशन यार्ड या गुड यार्ड्स। चलिए रेलवे यार्ड्स की यदि हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं? पैसेंजर यार्ड होता है, लोकोमोटिव है, गुड्स है, मार्शलिंग है, ठीक है। पैसेंजर यार्ड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है? ये आपके पैसेंजर प्लेटफॉर्म को होता है जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पर ट्रेन आकर आपको रुकती है, वहाँ पर उसका एग्जामिन किया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। गुड यार्ड्स की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो है आपका लोडिंग अनलोडिंग गुड्स का होता है उसको कहते हैं गुड यार्ड। मार्शलिंग यार्ड की यदि हम बात करते हैं तो मार्शलिंग यार्ड जो है जिसको हम क्या कहते हैं? द हर्ट द पम्प द फ्लो ऑफ कॉमेंस ट्रैक, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है रिसीव मतलब रिसेप्शन करना, फिर शॉर्टनिंग करना, ठीक है, वहाँ पर फिर से डिजाइनिंग वगैरह गुड ट्रेन्स का काम करना, ये होता है आपका मार्शलिंग यार्ड। और लोकोमोटिव यार्ड क्या होता है? तो जहाँ पर आपको लोकोमोटिव्स के लिए जो हाउसेज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके कूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए होता है आपका लोकोमोटिव यार्ड। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है जहाँ पर आपका सॉर्टेड किया जाए, रिसीव किया जाए और न्यू गुड ट्रेन्स का फॉर्मेशन हो उसको कहते हैं मार्शलिंग यार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिकमेंडेड ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड पे करा जो रिकमेंडेड ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। स्टेशन यार्ड की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सिस्टम ऑफ ट्रैक होता है किसके लिए? रिसीविंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ठीक है, स्टोरिंग के लिए और डिस्पैचिंग ऑफ न्यू व्हीकल्स के लिए। यदि हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसका हम अपना ग्रेडियंट जो है 1/1200 पे प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा ड्रेनेज जो है प्रॉपर आपका हो सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंजन सेट्स आर यूज्ड फॉर। कर रहा है जो इंजन सेट्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो जो हमारे इंजन सेट होते हैं वो लोकोमोटिव जो होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए, रिपेयर के लिए और उनके और कोई नेसेसरी प्रोसीड्यूर है उनके लिए जिससे वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर बने रहें उसके लिए यूज में लाए जाते हैं। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्टीप ग्रेडियंट विच नीड एक्स्ट्रा इंजन फॉर हॉलिंग इज नोन एज। का जो स्टीप ग्रेडियंट
जो कि आपका एक्स्ट्रा इंजन प्रोवाइड करता है हॉलिंग के लिए, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका स्टीप ग्रेडियंट जो होता है ये आपका एक्स्ट्रा इंजन इसमें देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये आपका पुशर ग्रेडियंट से ज़्यादा आपका स्टीप होता है, ठीक है। जो आपका ग्रेडियंट होता है रूलिंग ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप होता है, इसको हम पुशर ग्रेडियंट भी कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसको हम रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिग्नल एंड कंट्रोल सिस्टम। पहला क्वेश्चन कर रहा है डिपार्टमेंट इज अथॉरिटी फॉर ऑर्डरिंग ए मटेरियल ट्रेन इज, कह रहा है मटेरियल ट्रेन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है होता है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मटेरियल ट्रेन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द फ्लेंज वे क्लियरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ क्रॉसिंग रेल्स एंड। अब फ्लेंज वे की यदि हम बात करते हैं, फ्लेंज वे क्लियरेंस जो होता है वो डिस्टेंस होता है किसका, नोज ऑफ क्रॉसिंग रेल टू विंग रेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या, आपका विंग रेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विंग रेल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसके फ्लेंज रेल कहते हैं इसके बीच की दूरी को, फ्लेंज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विंग रेल्स आर प्रोवाइडेड, कर रहा है जो विंग्स रेल प्रोवाइड किए जाते हैं कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हम स्पेशली यदि हम विंग रेल्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो है जो रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका जो है क्रॉसिंग के पास होता है, ये आपके रेल टोंग रेल के पास नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिम क्रू इज यूज टू, करा जो जिम क्रो होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं, तो यदि हम जिम क्रो की बात करते हैं, ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम बेंडिंग और आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ रेल के लिए यूज में करते हैं जब हम अपना मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं, तो बेंडिंग के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिबेंडिंग के लिए। एंड नॉर्मली द सिग्नल्स आर लोकेटेड ऑन डॉट साइड ऑफ द कनेक्टेड ट्रैक, कह रहा है कि आपके रेलवे में जो सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस साइड पर आपके रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मली यदि हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो ये आपके जो सेंटर में, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैक प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द क्रॉसिंग एंगल एट द लेवल क्रॉसिंग ऑफ रोड रेल क्रॉसिंग शुड नॉट बी लेस देन, कह रहा है जो क्रॉसिंग एंगल होता है लेवल क्रॉसिंग पर रोड रेल के, कह रहा है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो यदि हम बात करते हैं ये आपका जो 45 डिग्री से जो है आपका कम नहीं होना चाहिए, कितना, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, इससे एक ही क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कह रहा है व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर 50 टन्स ट्रेन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन ए 4 डिग्री कर्व, कह रहा है 4 डिग्री कर्व पर जो है आपका जो है 50 टन्स ट्रेन जो होता है उसके लिए जो है आपका कर्व रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ब्रॉड गेज के लिए 0.0004 WD होता है, ठीक है, 0.4 WD होता है, यदि हम टन्स में दे रखा है ना, चेंज कर लीजिए, किलोग्राम के लिए उसमें लेते हैं, टन्स के लिए ले लीजिए, 0.4 इंटू डिग्री ऑफ कर्व यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 आपका सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही खत्म है ये चैप्टर, बिल्कुल। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट देखेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसको जो है पूरा अपना कंप्लीट आपको कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।